Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start second part of the chapter 14 that is water. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था वाटर के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर पढ़ा था, वाटर साइकिल को जाना था, वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, हमने ये सारी चीज़ें इसमें देखी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट से। You have learned in chapter 7 that plant need grow to water to grow. Plant use a part of this water to prepare their food. तो हम लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा है कि प्लांट्स को वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपने फूड को प्रिपेयर करने पे वाटर की हेल्प लेते हैं, retains some of its their different part. Remaining part of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration. तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड को प्रिपेयर तो करते हैं वाटर के द्वारा, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वाटर का वो प्लांट एयर पे रिलीज करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म पे। और इसमें एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है जिससे वाटर जो है वो वाटर वेपर में हमारे एटमॉस्फेयर पे चला जाता है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? और ट्रांसपिरेशन किस तरीके से होता है वो हम लोगों ने चैप्टर 7 की एक्टिविटी 4 पे देखा है। वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इज इट लॉस्ट फॉर ओवर नाउ नो वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वाटर वेपर है वो एयर में दो तरीक़ों से जाता है। एक तो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन और दूसरी होती है ट्रांसपिरेशन। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या ये वाटर वेपर एयर में हमेशा के लिए हो जाते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वाटर वेपर हैं वो एयर में हमेशा के लिए नहीं आते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द हाउ आर क्लाउड फॉर्म। तो जो क्लाउड्स है वो किस तरीके से बनते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी 3rd में इसको समझाया जा रहा है। इसमें आपको क्या करना है, टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। आपको एक ग्लास लेना है जिसमें आधा ग्लास पानी भरा होना चाहिए। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। आपको उस ग्लास के आउटसाइड में अच्छी तरीके से कपड़े की हेल्प से आपको क्लीन कर लेना है जिससे कि उसमें बाहर एक भी पानी ना हो। ऐड सम आइस इनटू द वाटर। और आपको वाटर में कुछ आइस ऐड करना है। वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स। आपको 1 से 2 मिनट तक वेट करना है। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ग्लास के आउटर सरफेस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। क्या वहाँ पे जो ग्लास की आउटर साइड है क्या वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स अपीयर हो रहे हैं। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल द एयर अराउंड इट and the water vapor of the air condense on the surface of the glass. We notice this process of condensation in activity 7 in chapter 5. तो ये आपको एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करनी है और आप इसमें देखेंगे 1 से 2 मिनट के बाद आपको जो वाटर है वो ग्लास के आउटसाइड में वाटर ड्रॉपलेट को रूप में देखने को मिलती हैं। अब बताइए ड्रॉपलेट कहाँ से आ रहे होंगे। क्या होता है, आइस को डालने से ग्लास का सरफेस जो है वो ठंडा हो जाता है जिससे इसके आसपास की जो एयर है वो ठंडी हो जाती है जिसमें से ये वाटर ड्रॉपलेट हमें देखने को मिलती है। हमने इस प्रोसेस को कंडेंसेशन नाम दिया जो हम लोगों ने चैप्टर 5 की एक्टिविटी 7 में पढ़ा है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वाटर को वापस में से वापस अर्थ सरफेस पे लाने के लिए। हाउ डज इट हैपन, ये किस तरीके से होता है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर व्हेन द एयर मूव अप। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग अपने अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हम क्या होता है ठंडा महसूस करते हैं। It gets cooler than cooler at sufficient height. The air becomes so cool that the water vapor present in condenses to form tiny drops of water called droplet. देखिए जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर तो ठंडा होता है और साथ साथ जैसे हवा भी यदि ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं तो जो वहाँ की हवा है वो ठंडी होती जाती है। जब ये हवा बहुत ऊंचाई तक चली जाती है तो एयर पे प्रेजेंट वाटर वेपर ड्रॉपलेट पे कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो एयर पे वाटर वेपर प्रेजेंट है वो ड्रॉपलेट पे छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है।
It is these teeny droplet that remain floating in air and appear to us cloud. और यही टीनी ड्रॉपलेट मतलब छोटी छोटी बूंदें, ये स्काई पे फ्लोट करती रहती हैं, जिसे ही हम क्लाउड बोलते हैं. इट सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइड drop of water. Some drop of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. तो ये जब छोटी छोटी जो वर्षा की बूंदें हैं वो जब बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत हैवी होकर के हमारे अर्थ सरफेस पे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, इसी को ही हम रेन बोलते हैं. इन स्पेशल कंडीशन इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो. Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration. और जो water है वो vapor के form पे air पे evaporation और transpiration के द्वारा चला जाता है. Form cloud and then come back to the ground as rain, hail और snow. तो क्या होता है, ये जो वाटर चला गया और फिर ऊपर जा कर के कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर जो है वो हमारे अर्थ सरफेस पे वापस से चला जाता है. तो इस तरीके से हमारे अर्थ पे जो वाटर का एक साइकिल होता है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है कि इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर ऊपर चला गया और कंडेंसेशन प्रोसेस ऊपर हुई स्काई पे, तो वो सारा का सारा पानी नीचे हमारे अर्थ सरफेस में वापस से आ जाता है. Next is the back to the ocean. Snow in the mountain melt off the water. This water flow down the mountain in the form of stream and rivers. Some of the water that fall on land as rain also flow in the form of river and stream. Most of the river cover long distance on land and ultimately fall into a sea or an ocean. However, water of some river flow into lake. तो देखिए क्या होता है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वाटर हमारा ऊपर चला जाता है वो वापस ओशंस पे कैसे आता है. तो देखिए जो माउंटेन्स होते हैं स्नो के, वो जब मेल्ट होते हैं तो मेल्ट होकर के वाटर में बदल करके या तो वो डायरेक्टली रिवर में हो जाते हैं या फिर लेक के थ्रू रिवर पे आते हैं. तो रिवर पे आकर के और रिवर जो है वो ओशियन या फिर सी पे मिल जाती है, तो पानी इस तरीके से ओशियन में चला जाता है. या तो फिर क्या होता है, कुछ पानी जो इवेपोरेट होकर के ऊपर गया वो रेन के थ्रू वापस हमारे लैंड पे आ जाता है. तो इस तरीके से जो वाटर का जो बना रहता है पूरा साइकिल वो वापस से ओशंस पे आ जाता है. द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक एंड पॉन्ड. A water of the rain water get absorbed by the ground and seem to disappear in the soil. देखिए क्या होता है, जो रेन वाटर होता है या तो डायरेक्टली वो लेक या पाउंड को फिल कर देता है, और इसके अलावा क्या होता है, कुछ रेन वाटर का जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्राउंड में और हमें ऐसा लगता है कि सॉइल से पानी गायब हो गया है, जबकि वो पानी गायब नहीं होता है. सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट back to the air by the process of evaporation and transpiration. The rest seep into the ground. Most of the water become available to us as ground water. तो देखिए जो पानी हमारे रेन के थ्रू हमारे अर्थ सरफेस पे आता है वो सॉइल के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. आप देखते होंगे सड़कों में पानी पड़ा है, कुछ देर बाद वो सड़कों का पानी अचानक ही गायब हो जाता है, हमें लगता है वो बह गया, लेकिन वो बहता नहीं है, वो सॉइल पे अंदर ही अंदर चला जाता है और अंदर जा कर के वही जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर बन जाता है. Open well are fed by groundwater. Groundwater is the source for many lake as well. और जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत सारी लेक्स का सोर्स माना जाता है. इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय अ हैंड पंप और अ ट्यूबवेल. और जो हैंड पंप या ट्यूबवेल पे जो पानी आता है वो भी ग्राउंड वाटर से ही आता है. द मोर हैंड पंप आर ट्यूबवेल दैट आर यूज्ड इन दिस एरिया. जितने भी हैंड पंप और ट्यूबवेल हैं वो बहुत ज़्यादा इस पानी का ही यूज करते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर का. द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इन वोरिज्म. तो देखिए क्या होता है, यदि हम लोग बहुत सारे आजकल क्या होता है, बहुत सारे हैंडपम्प एक ही जगह पे लगा दिए जाते हैं और काफ़ी वो गहरे होते हैं, डीप होते हैं. मतलब यदि आसपास बहुत सारे हैंडपम्प लगे हुए हैं, बहुत सारे ट्यूबवेल्स हैं, तो ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा. और कम हो जाएगा तो आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, हमें प्रॉब्लम, ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है. मतलब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। वी नो दैट द वाटर brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to the ocean. Thus water from the ocean and the surface of the earth goes into air as vapor, return as rain, hail or snow, and finally goes back to the oceans. The circulation of the water in this manner is known as water cycle. देखिए मैंने वही अभी बताया है, जैसे कि क्या होता है, जो वाटर रिवर्स या ओशंस में से इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा ऊपर चला जाता है और वही पानी रेन के द्वारा वापस से अर्थ सरफेस में आ जाता है। तो इस तरीके से एक साइकिल भी मेंटेन हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल होते हैं। और जो पानी की जो कमी है वो हमारी मेंटेन बनी रहती है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड। तो ये जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूसली ओशन और लैंड के बीच में चलती रहती है और यही प्रोसेस के द्वारा जो हमारे लैंड पे वाटर सप्लाई है वो मेंटेन रहती है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इफ इट रेन हैवली, क्या होगा यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग जानेंगे। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स throughout the year while there are places where it rains only for a few days। देखिए हमारे अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड पे जो बारिश का जो सिस्टम होता है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है और कहीं पे बहुत कम। ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे पानी नहीं होता है और कुछ जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और हमारी कंट्री में जितनी ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है वो मानसून सीजन के कारण ही अकर होती है। रेन स्प्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। जो रेन्स होती है वो गर्मी के बाद जब अचानक से पानी बरसता है तो वो हमें काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड कराती है, क्योंकि हम लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, फिर रेन होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। और बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो मानसून के पानी पे ही डिपेंड रहती हैं। मतलब हम जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं वो वेट करते रहते हैं कि हमको अपने एक अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो हम बारिश के पानी पे ही डिपेंड रहेंगे। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम। देखिए यदि बहुत ज़्यादा पानी बरस जाएगा उससे भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers, lake or and ponds. The water may then spread over large areas causing floods. The crop field, forest, village and city many get submerged by water. In our country, flood cause extensive damage to crop, domestic animal property and the human life। देखिए क्या होगा यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो हमारे जो रिवर, लेक और पॉन्ड है उनका जो वाटर लेवल है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे फ्लड की प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। क्रॉप को भी बहुत ज़्यादा पानी नुकसान करेगा, है ना। जो विलेजर्स हैं, विलेज के लोग हैं, फॉरेस्ट हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती है, मतलब हमको फ्लड का सामना करना पड़ेगा। हमारी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, डोमेस्टिक एनिमल प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ है वो सब कुछ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी। ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे with the water, then often get trapped on the land area and die when flood water recedes. Rain also affect the animal living in the soil. Next is the what happen इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तब क्या होगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि यदि कोई ऐसे स्थान पे जहाँ पे बहुत टाइम तक रेन हो ही नहीं रही है तब हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हम पर। कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। इमेजिन करिए कि क्या होगा यदि किसी एक रीजन पे एक ईयर या फिर उससे ज़्यादा टाइम तक रेनफॉल नहीं हो रहा है। द सॉइल कंटिन्यूज to lose water by evaporation and transpiration since it is not being brought back by run the soil become dry। सॉइल क्या होगी, एकदम ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जब पानी बरसता है तो सॉइल क्या होती है, एकदम गीली गीली सी हो जाती है और वो जो पानी होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो जब उसमें बहुत देर तक पानी नहीं पड़ेगा, बहुत दिनों तक बारिश नहीं होगी, तो जो सॉइल होगी वो ड्राई हो जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड एंड वेल्स
ऑफ द रीजन गोज डाउन। जो वाटर लेवल है पॉन्ड, वेल्स का, रिवर्स का, लेक्स का, वो सब डाउन हो जाएगा। एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप, और सब कुछ सूख जाएगा। द ग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बिकम स्केर्स, दिस मे लीड टू ड्रॉट। In drought condition, it is difficult to get food and fodder. You might have heard about drought occurring in some part of our country or the world. Are you aware of difficulty faced by the people living in these areas? तो देखिए, यदि बहुत जब समय तक कहीं ऐसे स्थान पे जहाँ पानी नहीं बरसता है वहाँ पे ड्रॉट की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी। और जो ड्रॉट की कंडीशन है तो इससे फूड और फॉडर को भी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लाएगी, क्योंकि फूड और फॉडर तभी होगा जब पानी होगा। भाई कोई भी क्रॉप को हमें उगाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। जब पानी होगा तब तो कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। जब प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? फूड और फॉडर दोनों पे ही ये इफ़ेक्ट करेगा। तो हमने अब ये तो पढ़ लिया कि यदि पानी नहीं बरसेगा बहुत समय तक तो क्या होगा, और यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम लोग वाटर को किस तरीके से कंजर्व करें। द डिमांड फॉर वाटर इन इंक्रीजिंग डे बाय डे, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीज विथ राइजिंग पॉपुलेशन। देखिए क्या हो रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिससे जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। और देखिए जब बहुत सारे लोग हो गए, पानी की रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोगों को क्या करना पड़ रहा है? क्यूब बना करके खड़े होना पड़ रहा, मतलब पानी के लिए पानी को लेने के लिए एक लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्री। और जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, फूड को प्रोड्यूस करने पे जो भी इंडस्ट्री है, प्लांट है, फील्ड है, उन सब में बहुत ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत है। These factories are leading टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज को यदि पानी कम है, शॉर्टेज है पानी का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली, वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग पानी को, जो पानी का यूज है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज करें और पानी को वेस्ट नहीं होने दें। अब हम लोग पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो देखिए क्या होता है, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए यदि हम लोग पानी को स्टोर करके रख रहे हैं, मतलब जब रेनफॉल हो रहा है उस टाइम पे यदि हम लोग पानी को स्टोर करके अपने घरों पे रखते हैं और उसको कलेक्ट करके रखते हैं, और जब पानी नहीं होता है तब हम लोग उसका यूज करते हैं, इस पूरी टेक्निक को बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। What happened to the rainwater that fall in place that are mostly covered with concrete road and the building? It flow into the drain, isn't it? From there, water goes to river or lake, which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our home, as the water did not seep into the ground. Discussed here the two technique of rainwater harvesting. तो देखिए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टू टेक्निक के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। क्या है? फर्स्ट इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग मतलब हम लोग अपने घर की छत पे, रूफ पे क्या करें? वाटर को कलेक्ट करके रखें, एक स्टोरेज टैंक बना लें। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर पे दिखाया गया है, ये बारिश हो रही है, यहाँ पे ऊपर क्या किया गया, एक स्टोरेज टैंक बना लिया गया है छत पे, या फिर नीचे कहीं हम साइड में बना सकते हैं। और जब पानी इस पर कलेक्ट हो जाता है तो उस वाटर को हम अपने कहीं अपने यूज पे, जैसे हम लोग के यहाँ मान लीजिए गार्डन वगैरह है या फिर खेत वगैरह है, तो वहाँ पे उस पानी का हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर इसमें सेकंड बता रहा है, अनदर ऑप्शन इज to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rain water। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी पानी बरसता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करें? ग्राउंड पे जाने दें, मतलब रोड साइड ड्रेन्स की हेल्प से हम लोग क्या करें? उसको डायरेक्टली ही ग्राउंड पे जाने दें। तो इस तरीके ये दो टेक्निक बताई जा रही हैं वाटर को बचाने के लिए, क्योंकि वाटर हमारे लिए कितना इसेंशियल्स है ये हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो वाटर को यदि हम लोग आगे नहीं बचाएंगे तो हमें आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा।
आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको लेसन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।